So now we are going to start with the menstrual cycle. Menstrual cycle के बारे में अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, राइट? ये हमारा थर्ड टॉपिक है ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी. फर्स्ट वाला स्पर्मेटोजेनेसिस था, फिर oogenesis था और अब मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो ये सब बहुत ही बेसिक टॉपिक्स होते हैं, लाइक जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं इन क्लास 12th नीट प्रेपरेशन में. तो ये सब वही है. तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल साइक्लिकल चेंजेस इन द यूट्रस. ठीक है, यूट्रस के अंदर साइक्लिकल चेंजेस जो प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक होते हैं, राइट? देखो, अब जो साइकिल थी oogenesis वाली चीज़, वो हमारी बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जा रही थी, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो तो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट होती है. तो प्यूबर्टी से लेके कहाँ तक जाती है? मेनोपॉज तक. जो भी साइक्लिकल चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं इन द यूट्रस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. या कह लो, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक साइक्लिकल ब्लीडिंग है. इट इज साइक्लिक ब्लीडिंग दैट इज अकरिंग ड्यू टू द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम. कौन सी लेयर ऑफ द यूट्रस शेड ऑफ होती है? एंडोमेट्रियम. इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन ना हो, जब स्पर्म्स नहीं आए, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, या स्पर्म्स आए भी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई, ठीक है, तो हमारी जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाती है. और वही जो ब्लीडिंग होती है विद दैट शेडेड एंडोमेट्रियम, उसी को कहते हैं मेंसेस. यानी कि उस पर्टिकुलर साइकिल को कह देंगे हम मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये एवरेज 28 डेज़ की, 28 दिन की होती है अगर हम एक एवरेज ले लें तो, ठीक है. बट ये डिपेंड करता है, वेरी करती है डिफरेंट फीमेल टू फीमेल. अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को? तो देखो भाई कि हमारा हार्मोनल स्टेटस कैसा है, कि हमारे हार्मोन्स सही से सिक्रेट हो रहे हैं नहीं, क्योंकि दो कंडीशंस ऐसी होती है, एक प्रेगनेंसी और एक लैक्टेशन, जिसमें कि हमारे पास में हार्मोनल इन्फ्लुएंस ऐसा होता है, इन्फ्लुएंस कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है. उस वक्त एमेनोरिया होता है, राइट? एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, इमोशनल स्टेटस कैसा है, स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से भी साइकिल अफेक्ट होती है, ठीक है. और न्यूट्रिशनल स्टेटस की न्यूट्रिशन कैसा जा रहा है बॉडी में, साइकोलॉजिकल, सोशल एस्पेक्ट, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या अगर आप नियर मेनोपॉज टाइम पे हैं तो, कि मेनोपॉज के टाइम पे आपको पता ही है जो साइकिल होती है वो काफ़ी इरेगुलर सी हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी, ठीक है. तो ये हो गई मेंस्ट्रुअल साइकिल. अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो ये वाला डायग्राम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं सबसे पहले तो पिट्यूटरी हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं. तो हमें पता है हमारे पास दो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं, एक FSH और एक LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. सो इसमें से और हमारा जो ओवेरियन हार्मोन्स हैं, ये दोनों पिट्यूटरी वाले हैं. ओवेरियन हार्मोन्स दो होते हैं, एक एस्ट्रोजन, ठीक है, या हम इसको E से भी लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन, एंड एक हो गया हमारा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है. तो ये हमारे दोनों ओवेरियन हार्मोन्स हैं. अब यूट्राइन चेंजेस क्या होंगे, और ऐसी एक और होता है जिसे कहते हैं ओवेरियन चेंजेस, उसको भी आप बना सकते हैं साथ बाई साथ. फिर जैसे सबसे पहले क्या होता है, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है. सबसे अलग अलग फेजेस होते हैं, तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ हो रहा है. फिर हम कह रहे हैं प्रोलिफरेटिव फेज़ हो रहा है या फॉलिकुलर फेज़ हो रहा है, जिसमें फॉलिकल्स बेसिकली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं. फिर हो रहा है सिक्रीटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़, जो कि फिक्स्ड फेज़ होता है 14 दिन का. मतलब जब ओव्यूलेशन हुई उसके 14 दिन बाद, या कह लो जो हमारा मेंस्ट्रुएशन हुआ उसके 14 दिन पहले ही ओव्यूलेशन हुई होगी. मतलब जो वेरी करता हुआ पीरियड है वो ये वाला पीरियड है, प्रोलिफरेटिव फेज़. ये वाला फेज़ वेरी कर रहा है, ठीक है. और ये वाला फेज़ बिल्कुल फिक्स होता है, सेक्रेटरी और ल्यूटियल फेज़, ठीक है. ये 28 दिन की साइकिल के हिसाब से, इसलिए 14वें दिन यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी ओव्यूलेशन हो रही है. अब हम इसमें देख सकते हैं, मैं इसको रेस कर देती हूँ, कि सबसे पहले तो क्या होगा, फॉलिकल्स को ग्रो होना है, तो FSH ज़्यादा होगा LH के कंपैरिजन में, तो पहले ऊपर FSH है धीरे धीरे. फिर ये जो ओव्यूलेशन होता है, इस वक्त आपको पता है LH सर्ज आती है, तो LH सर्ज आ रही है, इसका मतलब LH बहुत ऊपर जाता है, और एक FSH की भी सर्ज आती है बट वो उतनी ऊपर नहीं होती है, ठीक है. और उसके बाद फिर LH ऊपर रहता है, FSH थोड़ा सा नीचे रहता है, ठीक है. तो इन दोनों का ग्राफ तो इस तरीके का हो गया. एस्ट्रोजन शुरुआत में जैसे जैसे फॉलिकल्स डेवलप करेंगे, एस्ट्रोजन भी बढ़ता जाएगा. ओव्यूलेशन के टाइम पे मैक्सिमम होगा, ठीक है. फिर कम होगा, देन फिर बढ़ेगा, देन कम होगा. इस तरीके से
एस्ट्रोजन चलेगा। प्रोजेस्टेरॉन शुरुआत में है ही नहीं, प्रोजेस्टेरॉन तो कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है, तो शुरुआत में बिल्कुल नील है और उसके बाद में ऐसे करके बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। फिर यूट्राइन चेंजेस में हम देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेंसेस दिखा सकते हैं हम, स्पाइरल आर्टरी टूट रही है और मेंसेस हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर रिजनरेशन हो रही है, प्रोलिफरेशन हो रही है, ग्रोथ हो रही है, और यहाँ पे ये और ज़्यादा स्पाइरल आर्टरीज बन गई हैं, और ज़्यादा वैस्कुलर हो गया है ये एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ज़्यादा सिक्रीटरी हो गया है ये, तो इसलिए इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं और इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं स्टार्टिंग वाले। तो होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन लेवल, क्योंकि मेन तो कॉर्पस ल्यूटियम ही हमारा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा था, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरेगा, और साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है तो एस्ट्रोजन का भी लेवल गिरेगा, ठीक है। अब इस वजह से होता क्या है, इस वजह से जो हमारा स्पाइरल आर्टरीज होती हैं एंडोमेट्रियम की, उस स्पाइरल आर्टरीज का कॉन्ट्रैक्शन होता है या स्पैज़म होता है, ठीक है। स्पैज़म होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसमें इशीमिया की कंडीशन हो जाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगा। तो किसकी इशीमिया नेक्रोसिस होगी, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम, 2 लेयर्स की होगी। जो सुपरफिशियल 2 लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की, 2/3 ऑफ एंडोमेट्रियम सुपरफिशियल वाला, यानी कॉम्पैक्टम एंड स्पॉन्जियोसम, इसकी होगी। और जो बेसेल होती है, जो 1/3 डीप वाली होगी, उसमें क्योंकि स्ट्रेट आर्टरीज होती हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ स्ट्रेट आर्टरीज नॉट स्पाइरल आर्टरीज, तो वो शेड ऑफ नहीं होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हार्मोनल चेंजेस क्या क्या होते हैं मेंस्ट्रुएशन में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है हमारा ब्रेन में, वो GnRH रिलीज़ करता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को GnRH बोलता है कि तुम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH रिलीज़ करो एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर ओवरी जो है बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है, जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं, और डेवलपमेंट कराता है फॉलिकल्स की, ठीक है। और फॉलिकल्स मतलब इसके बदले में एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सर्च करवाएगा, ठीक है। LH सर्च की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी ओवुलेशन हो जाएगी। ओवुलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन दोनों रिलीज़ कराता है। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो है वो हमारी प्रोलिफरेशन भी कराता है एंडोमेट्रियम की, और सर्वाइकल म्यूकस में भी चेंजेस लाता है, उसको थिक बना देता है कि मतलब अब फर्दर स्पर्म्स ना आ पाए। तो ये हो रहा है, तो मतलब इन FSH LH हार्मोन्स की वजह से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ओवरऑल मतलब इवेंचुअली मतलब इन्हीं से ही बन रहे हैं, ठीक है। अब जो ये एस्ट्रोजन है ना और जो प्रोजेस्टेरॉन है, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी, क्योंकि ये तो ऐसी कंडीशन चाह रहे हैं ना कि अब प्रेगनेंसी हो जाएगी या हो गई है, ठीक है। तो अब फर्दर वो नहीं चाहते कि और फॉलिकल्स डेवलप हों और ओवुलेशन हो, तो वो उस चीज़ को नहीं चाहते। तो ये एक नेगेटिव फीडबैक देते हैं दोनों ही, टू द हाइपोथैलेमस ऑल्सो एज वेल एज टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्लिनिकल में क्या लिखना होगा, तो इसके क्लिनिकल में हमें क्या लिखना है, मैं हर में क्लिनिकल भी बताती जा रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम एमेनोरिया के बारे में लिख सकते हैं। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अभी हम पढ़ेंगे एमेनोरिया भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं सिंपली एमेनोरिया विच मीन्स एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। हाइपोमेनोरिया मीन्स, हाइपो मतलब होता है कम, तो मतलब शॉर्ट एंड स्कैंटी पीरियड्स, एक्सट्रीमली लाइट मेंस्ट्रुअल फ्लो, मतलब बहुत ही कम मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है और बहुत शॉर्ट स्कैंटी से पीरियड्स हो रहे हैं। ओलिगोमेनोरिया मतलब इनफ्रीक्वेंट, मैंने बताया था ओलिगो मतलब कम, तो इसका मतलब कम फ्रीक्वेंसी में, तो इसका मतलब इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, इरेगुलर हो रहा है, इनफ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लगातार जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा है, हर मंथ आफ्टर 28 डेज़ के अबाउट में हो जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हो रहा है, तो इनफ्रीक्वेंट हो रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। और हाइपोमेनोरिया मतलब कम पीरियड हो रहा है, लाइट फ्लो हो रहा है। डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, मतलब कि पेन हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के वक्त, काफ़ी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो डिस्मेनोरिया, ठीक है। मेनोरेजिया इज एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव है, तो उसे मेनोरेजिया कहते हैं, ठीक है। तो ये हम कुछ टर्म्स लिख सकते हैं इन क्लिनिकल, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं मेनोरिया, हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, ठीक है।
ये सारे हम इसके क्लिनिकल में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एमेनोरिया। एमेनोरिया पे भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट नोट लिखना। प्राइमरी एमेनोरिया पे आ सकता है, सेकेंडरी एमेनोरिया पे आ सकता है। तो एमेनोरिया का सिंपल तो मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब प्राइमरी रीजंस मतलब प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है, जब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मीन्स एमेनोरिया। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन है सिंस बर्थ ऑफ अ वुमेन ठीक है। तो सिंस बर्थ ही अगर एब्सेंट है बेसिकली तो हम कहेंगे कि प्राइमरी एमेनोरिया है, राइट। बर्थ से ही नहीं हो रहे हैं, उसको एब्सेंट है। अब इसके क्या रीज़न हो सकते हैं, इसके रीज़न हो सकते हैं कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें कि X0 होता है, अंडर डेवलप्ड फीमेल्स होती हैं, ठीक है, और मतलब 45 क्रोमोसोम्स ही हो पाते हैं, जिसमें कि केवल X रहता है, मतलब XX की जगह X0 ऐसे रहता है। तो ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है, इसमें आपको पता ही है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम जैसा कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है कि यार ये यूट्रस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली साइक्लिकल चेंजेस कहाँ होंगे, क्या चीज़ शेड ऑफ होगी, है ना। एंडोमेट्रियम है ही नहीं, यूट्रस ही नहीं है उसके पास, ऐसा हो सकता है। या इम्परफोरेट हाइमन, या हाइमन जो है वो परफोरेटेड ही नहीं है, तो कैसे निकलेगा, ठीक है। ये वेजाइनल एट्रीशिया है, ठीक है। तो ये तो कुछ कंजेनाइटल मतलब ये पैथोलॉजिकल रीजंस हो गए कि मतलब क्यों प्राइमरी एमेनोरिया देखने को मिलता है एक वुमेन में, जो कि फ्रॉम द बर्थ, राइट फ्रॉम द बर्थ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। टर्नर सिंड्रोम, एब्सेंस ऑफ यूट्रस, इम्परफोरेट हाइमन, वेजाइनल एट्रीशिया। नाउ सेकेंडरी मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगी या मेंस्ट्रुएशन अफेक्ट स्टॉप होंगे, बट दैट इज इन अ वुमेन हु हैड मेंस्ट्रुएशन बिफोर, हु हैड ऑलरेडी हैड मेंस्ट्रुएशन बिफोर, जिसमें ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं या पहले भी हुए हैं। अब उसमें अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होते हैं तो उसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल ये सेकेंडरी एमेनोरिया। अब सेकेंडरी एमेनोरिया के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसीज का सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है कि कब पीरियड्स मिस होते हैं, कब पीरियड्स नहीं होते हैं, या एमेनोरिया कंडीशन होती है सेकेंडरी वाले, मतलब जिसके पहले हो चुके हैं एक बार प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी हो गई। देन लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया, आपको पता है क्योंकि लैक्टेशन जब मदर कराती है इनिशियल 6 मंथ्स का टाइम लेते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि लैक्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देता है टू GnRH, नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव फीडबैक देता है टू GnRH। और अगर GnRH का नेगेटिव फीडबैक जाएगा तो सब चीज़ फिर वो रिलीज ही नहीं होगी, FSH वगैरह, और हमारी साइकिल नहीं हो पाएगी। देन मेनोपॉज, क्या पता मेनोपॉज कंडीशन आ गई हो, 45 से 50 साल की एज पहुंच गई हो, तो वहाँ पे आपको पता है सीज हो जाती है साइकिल। या कुछ स्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सो ऑन, इस तरीके की कुछ एक्सट्रीमिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशनल एमेनोरिया, मेनोपॉज हो सकता है, या स्ट्रेस वगैरह की कंडीशन वजह से, या क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह की वजह से हो सकती है, या ड्रग और मेडिकेशन वगैरह, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनमें, वो भी तो पीरियड्स की जो पूरी साइकिल है उसको रोक देती है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह अगर किसी ने खाई हैं टू स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन या टू हैव सेफ सेक्स, तो फिर उसमें भी मतलब ये होता है कि एमेनोरिक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू सो मच।